नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावंत और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। आंदोलन की लपटों में जला हरियाणा अब सियासतदानों से हिसाब मांग रहा है। आलम ऐसा है कि जब नेता लोगों के घरों की दहलीज पर पहुंचते हैं और उनके लिए लोग दरवाजे बंद कर देते हैं। कुछ ऐसा ही आज झज्जर में फिर देखने को मिला, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व मंत्री गीता भुक्कल को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रदेश की जनता विपक्षी नेताओं से नाराज है, लोगों में गुस्सा इतना है कि उसकी तपिश सरकार को भी झेलनी पड़ रही है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को भी इसी तरह का विरोध झज्जर में झेलना पड़ा था। उन्हें भी झज्जर में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सवाल यह कि आखिर नेताओं को लेकर लोगों में इतना गुस्सा क्यों है। सवाल यह भी है कि आखिर कब तक राजनेता आंदोलन की आग में घी डालने का काम करेंगे। इन्हीं सब सवालों को लेकर हम आज अपने खास और अनुभवी पैनल के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस। तो चलिए जल्दी से बड़ी बहस के बड़े सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। बड़ी बहस का पहला बड़ा सवाल, नेताओं को क्यों झेलना पड़ रहा है जनता का विरोध। वो नेता जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने जिनको चुनकर भेजा या कभी चुना था, आज उन नेताओं को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा, आखिर क्यों। दूसरा बड़ा सवाल, आंदोलन की आग में कब तक घी डालने का काम राजनेता करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, सियासत हो रही है, उससे भी कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं झज्जर के छावनी के मोहल्ले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री गीता भुक्कल भी मौजूद थी। ये देखिए तस्वीरें, जनता से उनका हाल पूछने गए थे, लेकिन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यहां पर ये झज्जर की ये तस्वीरें हैं। तो ये आपने देखा लोगों का गुस्सा। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री का क्या कहना था, जरा ये भी सुनिए। मेरा घर है, उन्होंने कहा तो तकलीफ है, मैं आया उनको और फिर भी आऊँगा, फिर आ जाऊँगा। यही मैंने उनको वहाँ कह के आया कि गुस्सा है, कुदरती बात है। एक उसमें गुस्सा है क्योंकि उनके बच्चों की प्राण गए, सभी को है, बहुत सारे जो जान और माल का उनका वो होना चाहिए, कोई बात नहीं है। फिर आऊँगा। प्रदेश की जनता से, 36 बरादरी से मेरा यही निवेदन है कि आपस में भाईचारा बनाएं। सदियों से एक दूसरे पे हम सब निर्भर हैं, सब एक दूसरे पे निर्भर हैं, भाईचारा है और आपस में ही जो है वो यहाँ की शक्ति है। आपस में बनाएं, उन ताकतों के चंगुल में ना फंसे जो भाईचारा तोड़ना चाहते हैं। इससे पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक में भी विरोध का सामना करना पड़ा था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जनता का गुस्सा फूट रहा है। ये रोहतक और झज्जर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर जरा दो तस्वीरें देखिए। ऐसा नहीं है कि झज्जर में सिर्फ हुड्डा को ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ भी जब लोगों से वहां पर मिलने पहुंचे थे तो वो भी लोगों की नाराजगी का शिकार हुए थे। उनको देखकर भी लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए थे। यानी 28 तारीख को ओम प्रकाश धनखड़ को विरोध का सामना करना पड़ा, लोगों ने दरवाजे बंद किए। आज वही तस्वीर पूर्व मुख्यमंत्री के सामने भी देखने को। इस विरोध पर क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कुछ मंत्रियों का, जरा ये भी सुनिए। लोगों को बहुत रोष है और वो अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का मूड है, लोग दुखी हैं इस समय, लोग आहत हैं। और इस बार आप पत्रकार छायाकार मित्रों ने किसकी क्या भूमिका है, ये इस बार पूरी दुनिया को पता लगा। तो चलिए अब आपको बड़ी बहस के हमारे आज के मेहमानों से रूबरू करवा दें। हमारे साथ रण सिंह मान साहब मौजूद हैं चंडीगढ़ से।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं रण सिंह मान साहब, आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जवाहर यादव साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं जवाहर यादव जी, और हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। जवाहर यादव जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं। अत्रे साहब, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ राजीव दत्त पांडे साहब जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ सुखबीर हुड्डा साहब मौजूद हैं दिल्ली स्टूडियो में। सुखबीर हुड्डा साहब, आपका स्वागत है। सुखबीर हुड्डा साहब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट हैं और स्पोक्सपर्सन हैं ऑल इंडिया जाट महासभा के। तो इन तमाम मेहमानों से हम आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल हम यहां पर करेंगे। हमारे साथ सुखबीर हुड्डा साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। सुखबीर हुड्डा साहब, आंदोलन हुआ, आंदोलन में उपद्रव हुआ और अब नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हम आज ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसे क्या लगता है आपको, ऐसे क्या जो वजह बनी कि लोगों का गुस्सा अब सीधे नेताओं पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, जिस तरह से हमने दो तस्वीरें दिखाई उन पर फूट रहा है, क्या वजह आप मानते हैं? देखिए रोहित जी, सबसे पहले अगर किसी की आम पब्लिक के प्रति किसी की जवाबदेही है तो सबसे पहले पॉलिटिशियन आता है। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर की बात हम बार बार सरकार की तरफ से या और आम लोगों की तरफ से उनके ऊपर ठिकरा फोड़ा जा रहा है, तो देखिए प्रशासन का लोग तो सामने नहीं आने वाले, कम से कम पॉलिटिशियन जो सामने आ रहे हैं, जो अपने वोट बैंक जो उनका था उसको जाके वहाँ पे उनको पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी पे जूता फेंका जा रहा है, भूपेंद्र हुड्डा जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनके ऊपर आज फिर उनके साथ वो हुआ, तो लोगों का गुस्सा इन्हीं पे करेगा, क्योंकि ये लोग उनको अपना घर बताते हैं, अपने लोग बताते हैं, ये लोगों की अपनी भावनाएं आ रही है। आज कोई बिरादरी नाम की कोई चीज़ नहीं आई, आज भी कॉमन लोग आए हैं, वो कौन सी बिरादरी से कोई नहीं जानता, ना कोई इस तरह का कि भाई ये मैं इस जाति से बिलोंग करता हूं, मैं इस वजह से विरोध करता हूं। वो सिर्फ इस विरोध करते हैं कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया। दंगों के समय आप कहां थे? जब यहां पे रोहतक जल रहा था आप लोग कहां थे? आप अवेलेबल कहां थे? आज कितने दिन हो गए दंगों को, आप कितने दिन बाद आए? ये गुस्से की जायज वजह है। ठीक है जी, हमारे साथ रण सिंह मान साहब भी मौजूद हैं चंडीगढ़ स्टूडियो से। रण सिंह मान साहब, आप भी प्रदेश की सियासत को एक लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं। जो ये हो रहा है, हम बात कर रहे हैं जिस तरह से नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा, आज पूर्व मुख्यमंत्री को विरोध का सामना करना पड़ा झज्जर में, इससे पहले ओम प्रकाश धनखड़ साहब झज्जर में गए, उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा। किस तरह से आप इसे देखते हैं? जनता के इस आक्रोश को किस तरह से आप इसे परिभाषित करेंगे मान साहब? देखिए, एक दुखद पहलू ये है कि हरियाणा में जो रिवाज है और जो सामाजिक परंपराएं हैं, हमने अब तक ये नहीं देखा कि कोई मातमपोशी के लिए जाए, किसी के घर जाए, तो चाहे उनकी कितनी ही दुश्मनी हो, यहाँ तक कि हमने ये भी देखा है कि यदि मर्डर भी उनका हो गया हो परिवार में या उनके घर में, तो भी यदि कोई दुश्मन भी आ गया तो भी उसको यदि उसके मातमपोशी के लिए आया है तो उसका निरादर हमने होते नहीं देखा है। तो निश्चित रूप से ये झकझोर देने वाली बात है। और मैं इसमें देखता हूँ, ये दो जो आप इंस्टांस बता रहे हो, आपने अभी तस्वीरें भी दिखाई, तो जो एक गुस्सा है शासकीय विफलता का, कि सरकार को जो एक राजधर्म सरकार को निभाना चाहिए, क्योंकि जनता पहली यदि नजर से कोई चीज देखेगी, परखेगी, खास करके ऐसे मामलों में जहां परिस्थितियां बहुत ऐसी जटिल हो जाए, आंदोलन हो और इस तरह का बवाल हो, तो वो पहली नजर सरकार पर जाकर के टिकती है। और सरकार की विफलता को लोगों ने देखा, तो एक गुस्सा है विफलता का। दूसरा एक गुस्सा जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि एक आत्मीयता का, यानी निकटता का, कि ये इनका भी रोल जो है लोगों ने पसंद नहीं किया। इस बात को स्वीकार करने में कोई वो नहीं होनी चाहिए, एजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों तरह के गुस्से अपनी जगह हैं। तो लोग, क्योंकि जो राजनेता होते हैं वो उनकी एक लोगों में न जाए तो दिक्कत है, जाए तो इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से एक चिंतनीय जो स्थिति है वो तो सामने आती ही आती है।
मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये बहुत कुछ हो गया, और यदि हमारा सबका ये इंटरेस्ट है कि हरियाणा उन बातों को भूल करके आगे चलने का प्रयास करे, तो कुछ चीजें पहल करके ये चीजें चलेंगी। लोग अपना गुस्सा निश्चित रूप से जाहिर करेंगे, आगे भी कर सकते हैं, लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हैं जहां सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी ऐसी बात, भड़काऊ बात नहीं की जाए कि जो कुछ हो गया उसको ठीक करने की दिशा में जो है जो वैमनस्य पैदा करती हो, ऐसी कोई शब्दावली इस्तेमाल ना हो। और जो जान माल की नुकसान हुई है उसमें सरकार कोई पिक एंड चूज ना करे, क्योंकि यदि ये आंदोलन हिंसक मोड़ नहीं लेता तो निश्चित रूप से जान गई, वो चाहे किसी की भी गई, किसी बिरादरी की गई, वो उन परिवारों से तो विदा इसलिए हुए ना कि हरियाणा में ये स्थिति बनी। तो इसमें जान और माल के नुकसान में सरकार कोई पिक एंड चूज ना करे, क्योंकि उससे भी कटुता घटेगी नहीं बढ़ेगी। तो ये सरकार का दायित्व है, क्योंकि अब भी जो सबर है, जैसे 35 बिरादरी का नारा है, हरियाणा में 36 बिरादरी के भाई। जी बिल्कुल, 36 बिरादरी की बात हरियाणा में होती थी, मान साहब जिस तरह से कह रहे हैं, लेकिन अब अलग अलग तरह की बातें हो रही है। और लोगों का गुस्सा क्यों फूट रहा है नेताओं पर, जनता का गुस्सा क्यों फूट रहा है नेताओं पर, यह हमारी आज की इस बड़ी बहस का सवाल है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ ओम प्रकाश धनखड़ साहब हैं, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मौजूद हैं कि किस तरह से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ गुड़गांव से भी जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव दत्त पांडे। राजीव दत्त पांडे साहब, क्या कहना है आपका, क्या लगता है आपको, क्यों जो नेता है उनको जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, जनता इस तरह से रिएक्ट कर रही है? हालांकि मान साहब ने भी अपने लिहाज से परिभाषित किया इन दोनों घटनाओं को, आपका क्या कहना है? देखिए, मान साहब ने जहां से बात शुरू की वो एकदम सही है, और उसको समझने की जरूरत है। और ये समझना सिर्फ विपक्ष को ही नहीं समझना है, सरकार को भी समझना है। और पहली बार सचमुच ऐसा हुआ कि हरियाणा इस तरह से हिंसा की आग में जला। पहले भी आंदोलन हुए हैं, लेकिन वो आंदोलन इस तरह हिंसक नहीं हुए। लोगों में नाराजगी इस बात की है कि समय रहते सरकार ने भी जो उचित कदम उठाने चाहिए थे वैसे कदम नहीं उठाए। दूसरी जिम्मेदारी थी विपक्ष के नेताओं की, उन्हें भी पूरे आंदोलन के दौरान जो अपनी भूमिका जिस तरह से अदा करनी चाहिए थी उस तरह से नहीं की गई। सियासत के इस खेल को जनता भी समझ चुकी है, और यही वजह है कि जब नेता उनके यहां जा रहे हैं तो वो हरियाणा जो ऐसे वक्त में अपने दुश्मन को भी स्वीकार करता था, ये नेता उनके नेता थे, उनके मतों से जीतते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भरोसा टूटा है। बिल्कुल भरोसा टूटा है राजीव जी, ये बिल्कुल सही बात आपने की। उसकी तो लेकिन राजीव जी, एक और बड़ा और अहम सवाल ये भी उठता है कि नेता जिन सरकार को वहां लोगों के बीच में होना चाहिए था, या सरकार के जो मंत्री हैं या उस इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको वहां पर मौजूद होना चाहिए था, वो लोगों को की रक्षा करते, सुरक्षा करते, उनके साथ खड़े होते, वो उनके साथ खड़े नहीं थे, इसलिए लोगों में गुस्सा है। ये बिल्कुल सही बात आपने कही। और दूसरी बात विपक्ष की कि साहब विपक्ष भी वहां पर नहीं, लोगों को लगा कि हमारे साथ खड़ा था, तो शायद इसलिए भी गुस्सा है। लेकिन एक सवाल यहां पर हुड्डा साहब से है। हुड्डा साहब, आप ये बताइए, आपके संगठन, तमाम संगठन आंदोलन कर रहे थे, क्या आपके संगठनों ने वो जिम्मेदारी निभाई जब उपद्रवी आपके आंदोलन में घुस गए? क्या आप लोगों ने जहमत उठाई कि उपद्रवियों को आइडेंटिफाई करें, इनको रोकें? देखिए रोहित जी, जहां तक एंटी सोशल एलिमेंट्स का है, अभी तक हमें ये इंडिकेशन भी नहीं आ रहे कि वो एंटी सोशल, अगर हम उनको कहाँ से, ये हमारे पास कोई गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं है। ये जवाहर यादव जी जो एक्स-ओएसडी रह चुके हैं, ये इनको सारा, इनको ताम झाम पूरी सरकार इनकी थी, ये सरकार का काम है एंटी सोशल। नहीं, तो मेरा तो आपसे सवाल है, आप लोगों ने क्या किया साहब? आप भी समाज के लोग थे। हम तो लोगों के बीच में अभी भी गए, पहले भी गए, अपील कर रहे हैं, अभी भी शांति की अपील है, अभी भी पंचायतें हो रही है। 6 तारीख को फिर पंचायत हो रही है। उन लोगों के दाह संस्कार करवाएं, 40 बच्चों के दाह संस्कार करवाएं, 1700 लोग जो घायल हैं उनको जाकर हॉस्पिटल से संभाला है। हमने अपनी बिरादरी को, काबू को और उसको पीसफुल करने। फिर बात हुई, आप भी अब बिरादरी की बात कर रहे हैं एक तरफ, कि किस चीज की? हम लोग पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं, फिर
बिरादरी में जाना कि सब 35 बिरादरी, एक बिरादरी, 36 बिरादरी की बात क्यों नहीं करते आप लोग? रोहित जी इस वक्त अगर दूसरी तरफ से ऐसी बात होती तो शुरुआत आप करिए अपने से। रोहित जी आंदोलन हमारा था, हमारा पीसफुल था, तो ये सारा मुद्दा एक जाट कम्युनिटी से रिलेटेड है, इसलिए मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ठीक है। एजुकेशन हमारे से प्रवीण स्टार्ट हुआ अत्रे था। साहब के पास चलेंगे। प्रवीण अत्रे साहब, क्यों गुस्सा झेलना पड़ रहा है नेताओं को? क्या कहना है आपका? किस तरह से देखते हैं आप और आपकी पार्टी? से अभी मान साहब ने हरियाणा की संस्कृति के बारे में बताया कि हरियाणा की संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा भाईचारा इस तरह का है कि अगर किसी की मातमपोशी के लिए कोई जाता है, भले ही उनकी आपस में किसी भी तरह की कितनी बड़ी दुश्मनी क्यों ना हो, तब भी वो इस तरह का व्यवहार नहीं होता। लेकिन यहां पे सोचने वाली बात यह है रोहित कि जिस तरह का व्यवहार यहां पे चाहे धनखड़ साहब है, चाहे हुड्डा साहब है, उनके साथ प्रदेश की जनता ने किया, तो मतलब बड़ा स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता में जो गुस्सा है, जिस तरह का गुस्सा इनके प्रति है, कहीं ना कहीं जनता को यह बात समझ में आ गई कि इस सारे आंदोलन के दौरान इन लोगों की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो ना होके वो एक नेगेटिव भूमिका रही, जिस वजह से जनता ने अपने गुस्से का इजहार किया। अब यहां पे सवाल यह आ जाता है कि एक रूल्ड पार्टी के नेता जो मंत्री हैं सरकार के अंदर, वो झज्जर में जाते हैं और लोग उनके ऊपर अपना दरवाजा बंद कर देते हैं। बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा था, जिस तरह से आंदोलन के दौरान रोहित बार बार एक चर्चा हो रही थी कि सरकार की कार्यप्रणाली नकारात्मक थी, पहली चीज, और दूसरी चीज कहीं ना कहीं इस सारे आंदोलन के दौरान जो लूटपाट, आगजनी और जिस तरह का हरियाणा का माहौल बना, उसमें बार बार ये बातें भी उठ के आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के अपने कुछ नेता जो है उनका रवैया बहुत अच्छा नहीं था, वो रवैया ऐसा था कि जिसकी वजह से हालात खराब हुए। और वही बात कांग्रेस के ऊपर आ रही थी। हुड्डा साहब के प्रति जो नाराजगी लोगों ने जाहिर की है, उसका कारण वही गुस्सा है जो निकल के बाहर आया है। और ये दोनों गुस्से जिस तरह से इन दोनों पार्टियों के प्रति जनता ने इजहार किया है, तो कहीं ना कहीं इनको विचार करना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश की जनता आपसी तोड़फोड़, आपसी भाईचारे को मिटाना, लोगों को आपस में लड़वाना, इसको कतई पसंद नहीं करती। और जैसे कि अभी पहले भी कह रहे थे, हरियाणा में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं रोहित, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है हरियाणा के अंदर किसी आंदोलन में इतने बड़े पैमाने पे जो तोड़फोड़ हुई है या आगजनी हुई है, जो जिस तरह से झगड़े हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण इन दोनों पार्टियों के नेताओं का जो रवैया था, इन दोनों पार्टियों के नेताओं की बातें थी, वो बहुत बड़ा कारक था। इसीलिए जनता ने अपने गुस्से का इजहार किया। ठीक है, अब जवाहर यादव जी के पास चलेंगे। जवाहर जी, सबसे आखिर में आपके पास आया हूं क्योंकि आपको सबके सवालों के जवाब देने हैं, तो आप सरकार में हैं। जवाहर जी बताइए, धनखड़ साहब को भी विरोध का सामना करना पड़ा, आज हुड्डा साहब को भी सामना करना पड़ा, तो सवाल तो ये भी उठता है, हालांकि सब लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा, कि जो नेताओं की क्रेडिबिलिटी है, जो जिस तरह से लोगों को जो उम्मीदें थी, क्या वो उम्मीदें टूटी? किस तरह से आप देखते हैं साहब इन दोनों घटनाओं को? देखिए, मैं आज जब आपने टॉपिक दिया था तो मुझे लगा था कि आज इस बहस को हम राजनीतिक रूप नहीं देंगे, पर मेरी मजबूरी है, मुझे उस पर आना पड़ेगा क्योंकि राजनीति का उत्तर तो राजनीतिक रूप से दिया जाएगा। जहां तक लोगों का विरोध का कारण है, इसमें दो भूमिका है। एक तरफ वो है कि सरकार के प्रति जहां लगा कि कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व में कमी रही और एक घटना घटी, उपद्रवी आए, जिसने भी क्या गलत किया, परंतु कह रहे हैं कि उसमें मंत्री क्यों नहीं होने चाहिए थे लोगों के बीच। तो एक मंत्री के घर को जला दिया जाता है और जलाते वक्त यह होता है कि उसके परिवार के 9 लोग अंदर होते हैं। अगर पड़ोसी दीवार तोड़कर उन 9 लोगों को नहीं निकालते तो कैप्टन अभिमन्यु के परिवार के 9 लोग जिंदा जल जाते हैं। ऐसे ही धनखड़ साहब के घर पे भी आग लगती है। तो मंत्री की क्या स्थिति थी उस समय? जो आंदोलन उपद्रवियों के हाथ में आ गया लास्ट में आते आते, उसमें मंत्रियों की क्या स्थिति, सुरक्षा कर्मियों, बाकी लोगों की क्या स्थिति, वो स्पष्ट है। परंतु लोगों का आक्रोश में अंतर है। एक तरफ तो यह है कि सरकार की जिम्मेवारी थी जहां कोई ना कोई कमी रही, परंतु दूसरी तरफ वो लोग हैं जो साजिश करता है, जिसने इस पूरे आंदोलन को हिंसात्मक बनाने के काम किया, और उसकी एक पुष्टि ऑडियो करती है। और ऑडियो में कहा जाता है कि एक बेल्ट का नाम लेकर कि यहां सब चीजें ठीक चल रही है, बाकी क्यों नहीं हो रहा। तो जो ठीक चल रही है, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, जाट तो पूरे हरियाणा में रहते हैं, जाट पलवल में भी रहते हैं, सिरसा में भी रहते हैं, हिसार में भी रहते हैं, फतेहाबाद में भी रहते हैं, जींद में भी रहते हैं।
भिवानी में भी रहते हैं, परंतु केवल झज्जर, रोहतक और सोनीपत हिंसाग्रस्त क्यों होता है? अगर ये केवल जाटों ने हिंसा की होती, इसका मतलब इसमें कुछ लोग जानबूझकर प्लानिंग के तहत डाले गए उस व्यक्ति द्वारा जो ये कह रहे हैं कि हमारे यहां तो चीजें चल रही हैं, बाकी हरियाणा शांत कैसे हैं। तो जो लोगों का आक्रोश है, एक तो सरकार के पत्र इस रूप में कि आपकी जवाबदेही थी उसमें कहीं ना कमी करी, दूसरे लोग वो है जो साजिश करता है अब आप हमारे बीच कैसे आ गए। दूसरा ये कहा गया कि ऐसे आंदोलन हरियाणा में नहीं हुए, इससे पहले भी हुए, परंतु उसका ये नहीं था, उसमें साजिश करता कोई पॉलिटिकल लोग नहीं थे, इसके कारण वो इतने उग्र नहीं हुए। परंतु जब भजन लाल जी थे 95-96 में, सारे के सारे पावर हाउस जला दिए गए थे और आंदोलन हुए। ये आंदोलन तो ऐसा था जिसमें कुछ लोग अपना हक मांगने के लिए सड़कों पे आए थे, उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु जब उपद्रवियों ने अपने हाथ में कानून लिया तो सरकार ने गोली चलाई। परंतु एक आंदोलन वो था महम कांड, जिसमें लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए बाहर निकले थे। मान साहब ने वो भोगा हुआ है, इसलिए मान साहब ने भी आईन एल्डो इसलिए छोड़ी थी कि वो लोग वो थे सड़कों पे जो आए थे जो लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते थे, परंतु उन पे गोली चलना गलत थी। यहां जो गोली चली उन पर चली जो उपद्रव करना चाहते थे। जाट समुदाय से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी और ये सुखबीर उड्डान जी ने भी कहा कि इसमें उपद्रवी लोग आ गए थे और आपने भी इसकी पुष्टि की। दूसरा, जहां तक इस पूरे विषय का संदर्भ है, मुझे लगता है कि अब हमें इस विषय को थोड़ा दूसरे रूप में बढ़ाना चाहिए। अब नेताओं को यह पहल करनी चाहिए कि हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलकर वापस हरियाणा का निर्माण कैसे कर सके, हम हरियाणा को वापस पटरी पर कैसे लग सके, इस पे मुझे लगता है कि प्रयास करें। इस अगर पर किसी प्रयास को कोई होने चाहिए। नेता को जनता पसंद नहीं करेगी तो जनता उनका विरोध करेगी, आने वाले चुनाव में उसको बता देगी। जी मान साहब क्या कहेंगे? जवाहर यादव साहब ने जिस तरह से कहा कि किस तरह से उन्होंने कुछ इलाकों का जिक्र किया, क्या कहेंगे आप? इनके जवाब से सहमत हैं क्या किसी हद तक आप, मान साहब? नहीं, देखिए जो चीज है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि आंदोलन का जो नेतृत्व था यानी लीडरशिप थी वो किसी नामचीन आदमी का नहीं था। उसमें नेतृत्व एक मुद्दा था जी, समुदाय को आरक्षण का मुद्दा ही लीड कर रहा था। तो एक तो वो लोग थे जो सड़कों पर बैठे थे, लेकिन उस बीच में जो भी ट्रक के या और कोई वाहन फंसे उनके साथ कोई बदतमीजी कहीं नहीं हुई। बहुत जगह हम लोगों से बात पूछते भी थे, लोगों के फोन भी आते थे। कुछ लोग ये इस इंतजार में थे कि प्रशासन है वो कहीं दिखाई दिया नहीं, और जो आंदोलनकारी थे और जैसा भी नेतृत्व था, स्थानीय नेतृत्व था हर जगह पे, तो वो ये नहीं हो सकता था कि वो शहर की भी रखवाली कर ले और आंदोलन के जहां पर बैठे हैं वहां भी कर ले। तो निश्चित रूप से कुछ जो अराजक लोग थे परिस्थितियों को देख करके अपना जो उनकी जो प्रवृत्ति होती है उसके मुताबिक करते हैं, ऐसे लोग भी बहुत हुए। देखिए, जहां तक सरकार की बात है, हमको कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार जिस तरह से थी, तो वो प्रकाश सिंह जो आए हैं, आज रोहतक भी गए हैं, वो किस लिए आए? यही देख रहे हैं ना कि प्रशासनिक अधिकारियों की जो ऑफिशियल थे अपनी जगह पर उनकी तो कहीं कहीं असफलता है, तभी तो इस उनको भेजने की जरूरत पड़ी होगी ना। जी, तब ये स्थिति पैदा हुई। ये मान साहब आपका कहना है। मान साहब माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। प्रवीण अत्रे जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मान साहब आपको रोक रहा हूं। जी नहीं जी, प्रवीण अत्रे साहब बड़ी देर से आप कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड। जी मान साहब बोलिए, पूरा कर लीजिए बात। सबसे पहली बात अत्रे जी, मान साहब बात पूरी करना चाह रहे हैं। ऐसा है, वरिष्ठ साथी हमारे पैनल के, मान साहब बात पूरी कीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। जी कि पूरी कर लो अत्रे जी। हाँ, देखिए, यदि सरकार को अपनी निष्पक्षता की साख बनाए रखनी है, लोगों को विश्वास दिलाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कोई भी सरकार उसके अधीनस्थ कर्मचारी यदि कोई जांच करेगा तो उसकी विश्वसनीयता वो नहीं है। तो जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी को ये कहने की भी नौबत नहीं आएगी कि ठीक है, आपका कहना है कि सिटिंग जज से जांच करवाई जाए पूरे मामले की। अत्रे साहब, अब अत्रे साहब के पास चलते हैं। मान साहब, अत्रे साहब बात पूरी करें। आ जाएगी, केवल दूसरे पर आरोप। हाँ, मैं ये कहता हूं कि षड्यंत्र पूर्वक दूसरों के ऊपर आरोप लगाए जाए, इससे सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जवाहर यादव जी ने एक बात कही कि वो नहीं चाहते थे कि ये बहस राजनीतिक हो।
जी। पहली बात तो यह समझना बहुत जरूरी है कि साहब जब भी सरकार की कार्यप्रणाली पे चर्चा होगी तो वो राजनीतिक निश्चित रूप से होगी। दूसरी बात, अभी जवाहर यादव जी ने जिक्र किया मंत्री साहब की कोठी जली अभिमन्यु जी की, वो निश्चित रूप से निंदनीय है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस घटना का जिक्र करते हुए जिस तरह से जवाहर यादव जी ने सरकार की बेचारगी दिखाई, वो बात पूरे प्रदेश के सामने स्पष्ट हो चुकी है कि किस तरह सरकार एक बेचारे की भूमिका में थी पूरे आंदोलन के दौरान। सरकार के मंत्रियों की तरफ से भी ये बात बार बार आई कि साहब प्रशासनिक अधिकारियों ने अपना फर्ज निभाने में कोताही बरती, जो सरकार के लोग भी कह रहे हैं। अब जब प्रशासनिक अधिकारी अगर कोताही बरत रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। और देखिए जिस तरह से जवाहर यादव जी ने एक बात और कही थी कि साहब अब सोचना चाहिए कि प्रदेश किस तरह से आगे बढ़े, निश्चित रूप से यह सोचना चाहिए, निश्चित रूप से हमें प्रदेश का भाईचारा जवाहर यादव जी से, उसके बाद सुखबीर हुड्डा जी के पास लेकिन जवाहर यादव जी को इस बात पे भी ध्यान देना होगा, इन्हीं की पार्टी के कुछ लोग आज भी 35 बिरादरी का नाम देके दुकानें और बाजार बंद करवा रहे हैं, उसके ऊपर भी इनको सोचना चाहिए, उसके ऊपर भी इनको विचार करना चाहिए। जवाब ले लेते हैं जवाहर यादव जी से। बात करने से काम नहीं चलेगा यादव जी। ऐसा है, इसमें बेचारगी की कोई बात नहीं है। हमने उसको माना कि कहीं ना कहीं चूक रही है, क्या इसको मानना नहीं चाहिए? नहीं, मैं अपनी बात पूरी, परंतु ये सरकार दरिंदगी के पत्तों नहीं आई। इस सरकार अपनी बात पूरी कर, तो देखिए मैं इनको बीच में नहीं रोक रहा था, मैं इनको बीच में नहीं रोक रहा था, बच्चों की मैं इनको बीच में नहीं रोक रहा था। अब ये आईएनएलडी का रुख आ गया, अब जैसे आईएनएलडी का व्यवहार होता है वो टीवी में काम कर रहे थे। नहीं, सुन लेते हैं जवाहर जी का जवाब। कैसे भरोसा करेगी आपके ऊपर, और आप बाद में लोगों के बीच जाके ये कहेंगे कि हमारे 2 मंत्रियों के घर जल गए, इसलिए हमें सुनना चाहिए। पांडे जी आपके पास आएंगे, जवाहर जी अपना जवाब पूरा करें, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। जवाहर जी, एक तो पांडे जी ये मैंने कहा ही नहीं जो आप कह रहे हैं, इसलिए अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए पांडे जी, ये मेरे शब्द है नहीं जो मेरा नाम लेके आप कह रहे हैं, इसलिए आप में पहले बात को सुनिएगा फिर कहिएगा। मेरा निवेदन आपसे आग्रह है, 2 मंत्रियों के घर जला दिए मेरे मित्र परवीन अत्री जी से ये कहना है। इसी बात को मैंने जवाब ले लेते हैं जवाहर यादव जी से, उसके बाद आपके पास आएंगे राजीव जी। बीच में आप तो पत्रकार, आप तो सुन लीजिए। ठीक है जवाहर जी अपनी बात पूरी करें, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पांडे जी आप तो पॉलिटिशियन मत बनिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है जी। देख परवीन अत्री जी ने कहा, मैंने तो ये कहा, और आज को उसके लिए हमने कोई लागले पेट नहीं की, कहीं ना कहीं त्रुटि रही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मैंने इसके लिए तो नहीं कहा। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं सरकार की त्रुटि रही, परंतु सरकार की मंशा ठीक थी। आज तक मुख्यमंत्री के मुख से मैंने जो जिक्र किया ना, जो लोग कहते हैं हरियाणा में कभी आंदोलन नहीं हुआ, मैंने कहा ठीक है, परंतु सरकार ने वो दरिंदगी नहीं की कि जो लोकतंत्र के मतवाले सड़कों पर निकले मुहिम में, उन पे गोली चलाई, केवल इसलिए वो लोग निकले थे कि वो चाहते थे कि हरियाणा का लोकतंत्र बचना चाहिए। यहां जो गोली चली, हुड्डा साहब ने भी ऐसा माना, जो सुखबीर जी बैठे हैं, आपने भी माना, मान सिंह ने भी माना, और परवीन अत्री जी ने भी माना, और पांडे जी ने भी माना। इस आंदोलन में कुछ लोग ऐसे आ गए थे जो उपद्रवी थे। अगर उपद्रवी से किसी इनोसेंट व्यक्ति की रक्षा करना के लिए सरकार को कठोर नियम उठाने चाहिए तो निश्चित रूप से उठाने चाहिए, परंतु उन लोगों से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो कह रहे थे कि हरियाणा में लोकतंत्र बचना चाहिए, उन पर गोली चलाई। तो इसलिए मेरे मित्र परवीन जी से कहना है कि इस डिबेट को हम ठीक दिशा में ले जाए, हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को वापस विकास की गति में कैसे ला सके। ठीक है जवाहर जी आप पर सुखबीर हुड्डा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो इस गतिरोध को और बढ़ाए। नहीं रोहित जी मैं बोलना चाहूंगा, ठीक बात, मैंने वही बात बोली थी। आपने प्रदेश की जनता का बुरा हाल कर दिया, 35,000 करोड़ रुपया प्रदेश का नुकसान कर दिया, लोगों के आपने घर जलवा दिए, प्रदेश के बच्चों की आपने हत्या करवा दी, और आप कह रहे हैं पर भी कुछ बोल दीजिए, हैरानी कुछ बोल दीजिए, बैठे हैं। ठीक है सुखबीर हुड्डा साहब के पास चलते हैं। अत्रे साहब आपको रोक रहा हूं, बोल दीजिए, को आप रोक अत्रे साहब जवाब अपना रिएक्शन में जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। रोहित जी मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये विनती करता हूं कि अभी भी जो जिन 40 लड़कों ने, हमारी कम्युनिटी के लड़कों ने इस एजिटेशन में शहादत दी है, उनके क्रिमिशन में जा रहे हैं, उनकी 13वीं हो रही है। हुड्डा साहब हमारी कम्युनिटी तुम्हारी कम्युनिटी नहीं है,
उसी में हरियाणा के बच्चे हैं। उस हरियाणा के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, जिस कम्युनिटी से आते हैं। अभी भी कुछ सोशल एलिमेंट्स लड़के से जा रहे हैं कि वहां पे इसी तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ना इनका इलाज हो रहा है, ना इनको हॉस्पिटल में संभाला जा रहा है, ना इनका क्रिमिशन हो रहा है, और ना इनको कंपनसेशन की बात हो रही है। आप जिनकी दुकानें चली उनका कंपनसेशन 1 मिनट में रिलीज हो रहा है, उनको 10 करोड़ रिलीज हो गए। मेरी जवाहर जी से सरकार से प्रार्थना है कि जिन लड़कों की शहादत हुई है उनको कंपनसेशन, जो भी आपकी सरकार ने फैसला किया है, उनको जॉब देने का जो फैसला किया, कि ऐसा ना हो कि सेशन आने से पहले कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स कुछ कहीं से निकल के ऐसे और कोई हवा ना दे दे। देखिए, पहले बड़ा मुश्किल से हरियाणा शांत हो रहा है। अभी भी आपके पास कोई ऐसे इनपुट्स है हुड्डा साहब? ये पूरे हरियाणा के पास इनपुट्स है। आप जाके देखिए, आज भी जो डीजीपी, फॉर्मर डीजीपी जो विजिट करके आए हैं, उनसे भी लोगों ने ज्ञान, उनको भी मांग पत्र दिया कि साहब हरियाणा फिर जल सकता है, कम से कम जो सरकार ने घोषणा ठीक है, इस सवाल पर आगे चर्चा करेंगे। एक छोटी सी प्रतिक्रिया राजीव जी, आपकी प्रतिक्रिया संक्षेप में, उसके बाद ब्रेक के लिए जाना है, उसके बाद अगले सवाल पर आएंगे। देखिए, हरियाणा को में शांति बनाए रखना, जो एक विश्वास टूटा है लोगों की, उसकी बहाली कैसे हो, इस पे जरूरत है हमें काम करने की। और इस पे सिर्फ सरकार को ही नहीं, विपक्ष को भी, और जो सोसाइटी के दूसरे नेता हैं जिनको हमने चुन करके और विधानसभाओं में भेजा है, या जो हमारे पूर्व नेता हैं जिनको समाज में प्रतिष्ठा मिली हुई है, उन सबको आगे आना होगा इस सामाजिक सद्भाव को बनाने के लिए, लोगों के दिलों पे लगे जख्म को भरने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो ये क्षति इस बार हुई है, ऐसी क्षति, भले महम कांड किया और उसकी बात करें हम, ऐसी क्षति और ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ है। चलिए बिल्कुल राजीव जी, आप हमारे लोगों साथ का जो बने रहिए, गुस्सा है, बाकी मेहमानों से उसको भी गुजारिश है समझना सब होगा। हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बड़ी बहस आज के बड़े सवाल के साथ जारी है। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं अगर एक बयान की बात करें, अनिल विज जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया, जरा उसको भी सुनिए, क्योंकि हमारी बड़ी बहस का अगला सवाल इसी बयान के इर्द गिर्द घूम रहा है। नेताओं से ये कहना है कि जलती में घी मत डालो, एक दूसरे पर दोषारोपण मत करो, कोई भी किसी पर मत करे। जांच हो रही है, जांच हो जाने दो। हम जुडिशियल जांच भी कराना चाहते हैं, जहां सीबीआई, जहां आईएनए की जांच कराना चाहते हैं। जांच के बाद जब दोषी सामने आ जाएंगे, फिर जितना मर्जी गला पाड़ पाड़ के चीखना, लेकिन प्रभु की कृपा से तब तक अपने मुंह बंद रखो। अनिल विज साहब अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन जिस तरह की जब भी उन्होंने जो बात कही है, ये सचमुच अपने आप में एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि तमाम नेता, तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, दौर जारी है, और ये बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही, दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इस सवाल पे की शुरुआत हम रण सिंह मान साहब आपके पास आएंगे। मान साहब, एक लंबा तजुर्बा आपका इस प्रदेश की सियासत का, बड़े करीब से आपने देखा। मान साहब, सवाल ये कि सब चाहते हैं प्रदेश के हालात ठीक हो, राजनीति भी तभी होगी जब हमारा प्रदेश होगा, राजनीतिक पार्टियां राजनीति ही करेंगी, इसीलिए है, चलिए इसमें कोई दुख नहीं है, और लेकिन जनता के हित की राजनीति करें। लेकिन बड़ा सवाल यह है साहब, इधर हमारे साथ यहां पर सुखबीर हुड्डा साहब चर्चा में बैठे हैं। वो कहते हैं कि इस आंदोलन में जो हमारी कम्युनिटी के लोगों के साथ जो हुआ उनको न्याय मिले। राजकुमार सैनी साहब कहते हैं कि वो प्रशस्ति पत्र देंगे, उनकी कम्युनिटी के लोग जो इस दौरान जिनकी मौत हुई है उनको सम्मानित भी करेंगे। इसके अलावा तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप रोज एक एक करके जुड़ रहा है। लेकिन क्या मान साहब, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि अब इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? इस तरह की बयानबाजी चाहे वो सुखबीर हुड्डा साहब करे, चाहे राजकुमार सैनी करे, या प्रदेश का कोई भी सियासतदान करे, इस पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है मान साहब, अगर हालात सामान्य करने हैं? मान साहब, बिल्कुल हम सब की जिम्मेवारी है, जो हमारी सबकी जिम्मेवारी है, जो इस प्रदेश का भला देखना चाहते हैं, प्रदेश को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं,
इस प्रदेश से जिसका आत्मीय लगाव है, देश से लगाव है, निश्चित रूप से किसी एक प्रदेश में या किसी भी कोने में इस तरह की चिंगारी उठे तो उसको बुझाना बनता है और आग में घी डालना नहीं बनता किसी जिम्मेवार आदमी का। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं अनिल विज ने कही कि किसी भी, क्योंकि लोग देखो एक बहुदलीय शासन प्रणाली संविधान में व्यवस्था है, राजनीतिक दल ही जो है वो सत्ता में आते हैं और उन्हीं को शासन चलाना होता है। तो जांच जब तक नहीं हो जाए तो किसी के ऊपर ये आरोप लगाना कि उसका इसमें हिस्सा है, उसने ये भड़काया है, ये उसने ये षड्यंत्र रचा है, उससे लाभ नहीं होने वाला है जी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि जो बात आज हरियाणा के लोगों के जहन में घूम रही है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। 6 तारीख को हरियाणा में शहीदी दिवस का आयोजन होगा, रोहतक में ही होगा। जब सरकार की तरफ से ये बयान आए कि हम निर्दोष को देंगे मुआवजा और उसमें एक बात निकल करके आई कि सरकार यहाँ पिक एंड चूज करेगी, जान और माल का जिनका नुकसान हुआ वो सबको नहीं मिलेगा। तो उससे क्या हुआ है कि आज ये 2 दिन बाद में सबको पता चल जाएगा। यदि सरकार ने, हम तो ये कहेंगे चाहे वो किसी भी बिरादरी का ताल्लुक है, वो ये हालात पैदा हुए तो ही तो उसकी जान गई ना। ये हालात पैदा हुए तभी उसके जो है व्यवसाय की, कारोबार को नुकसान हुआ ना, या उसकी दुकानदारी को नुकसान हुआ। जवाहर जी क्या कहेंगे मान साहब की बात पर आप? नहीं तो फिर लोग जो है, चर्चा ये है कि हम करेंगे, सरकार नहीं करेगी। तो ये परिस्थितियां नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये अच्छे हालात पैदा करने में रुकावट खड़ी करने वाली बातें हैं। तो इस तरह की बात तो केवल सरकार है, क्योंकि फैसला सरकार ने लेना है, क्योंकि सरकार में एकमत नहीं है। ये बात इसलिए मुझे कहनी पड़ रही है क्योंकि जवाहर यादव केवल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, सरकार के हिस्सा भी रहे भी हैं और आज भी हैं। तो इतनी जरूर उम्मीद रहेगी हरियाणा के लोगों को कि मामला शांत तभी होगा जब सबको एक समान दृष्टि से देखा जाए। जैसा बिल्कुल बिल्कुल मान साहब, जवाहर जी जिम्मेदार ओहदे पर हैं, तो इनसे हम यही जानने की कोशिश करेंगे। मेरी भी सरकार से ये डिमांड है, सबको एक नजर से देखा जाए। मेरे शब्दों का हेरा फेरा करने की बजाय मेरी भी सरकार से ये डिमांड थी, किसी भी बरादरियों को मुआवजे के तौर पर सबकी। चलिए जवाहर जी से जवाब लेते हैं। हुड्डा साहब आपके पास आऊंगा, अभी दोबारा आऊंगा आपके पास। जवाहर जी नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी के मुख से तो हमेशा चुनाव से पहले से आप एक शब्द सुनते होंगे, हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग। वो तो 36 बिरादरी भी बात नहीं करते क्योंकि बिरादरियों की संख्या ज्यादा है, परंतु चलता है 36 बिरादरी सब, तो इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं। मुख्यमंत्री ने तो हमेशा 2.5 करोड़ लोगों की बात की है, उसमें किसी बिरादरी का कोई जिक्र नहीं है। हमारा कहना यह है कि इन दंगों में जिसकी भी चाहे जान की हानि हुई हो, चाहे अनजस्टिस होगा, यह मुख्यमंत्री बड़े स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, हमारे मंत्री भी कह चुके हैं। सरकार का भी यह है कि किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है जितने भी डिबेट में यहां लोग बैठे हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ है चाहे वो गैर राजनीतिज्ञ है, वो यही चाहते हैं कि किसी के साथ अनजस्टिस नहीं हो। और ये मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं, किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होगा, ये आपको कमिटमेंट के साथ सरकार के प्रतिनिधि के नाते मैं कह रहा हूं। पिक एंड चूज होगा तो नहीं होगा। जब मैं ये कह रहा हूं किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होगा तो पिक एंड चूज का सवाल ही नहीं होता। किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होगा। पिक एंड चूज भी मैं मानता हूं एक छोटा शब्द है जो इसको कम करता है। मैं ये कहता हूं किसी के साथ भी अनजस्टिस नहीं होगा। जिसके साथ भी जो नुकसान हुआ, माल की हुई, उसकी भरपाई होगी। देखिए जान तो चलेगी, उसकी भरपाई मानव शरीर तो नहीं आ सकता, वो तो एक असत्य पूर्ण है, हरियाणा का नुकसान है, एक मानव का जाना, चाहे वो कोई भी हो, देश का नुकसान है। ठीक है, परंतु मैं फिर कमिटमेंट के साथ आपको कह रहा हूं किसी के साथ भी अनजस्टिस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जी सुखबीर हुड्डा साहब ये बताइए, मेरा सवाल यही था कि हमने शुरुआत की, मान साहब ने भी बात की कि बिल्कुल इस तरह की बयानबाजी सबको बंद करें। अनिल विज साहब का बयान आया और अब प्रदेश में हालात बेहतर कैसे हो इस पर बात हो। लेकिन सुखबीर हुड्डा साहब आपकी तरफ से भी इस तरह की बयानबाजी आती है, हमारी बिरादरी तुम्हारी बिरादरी। राजकुमार सैनी साहब भी ये बात कहते हैं, राजकुमार सैनी साहब कहते हैं प्रशस्ति पत्र देंगे। तो साहब कहीं तो किसी को तो रुकना होगा, कौन रुकेगा और कौन रोकेगा? क्या कोई तीसरी शक्ति आएगी, परलोक से आएगी रोकने के लिए? रोहित जी मैं आपको बता दूं, ये चुने हुए अगर आप जिस माहौल की बात कर रहे हैं, देखिए हम तो एक संगठन है, हमारा तो एक एनजीओ है,
एक कोई संगठन के भांति आते हैं। जहाँ तक शांति का माहौल है उसको बिगाड़ने वाले भी राजनीतिक लोग थे, वो किस पार्टी से थे वो सरकार जांच करा रही है, और अब शांति का माहौल क्रिएट करवाने वाले भी ये राजनीतिक लोग ही हैं। जहाँ तक खाप पंचायतों का काम है जो 6 तारीख को होना जा रहा है, उसके अंदर भी एक हवन का ही प्रोग्राम है और उसको शांति बहाली की तरफ हम जा रहे हैं। हम तो सरकार से यही कर रहे हैं कि सबको बराबर दृष्टि से देखा जाए और लोगों में कोई फीलिंग ना होता नहीं, उल्टा सब होता यह है कि आपकी एक बयान राजकुमार सैनी साहब की तरफ से आता है, एक चुनौती आपकी तरफ से आती है, सब कहीं तो रोकना होगा। ऑलमोस्ट रुक गया रोहित जी, लोगों की समझ में आ गया है राजनीतिक जो राजनीतिक लोगों का, कुछ लोगों का षड्यंत्र था, किस लेवल पे था, जवाहर जी को भी मालूम है, परवीन अत्रे साहब को भी मालूम है, और मेरे बड़े भाई हमारे बड़े बहुत सीनियर मान साहब को भी मालूम है कि ये जाति बहुत भूली जाती है। ये इस तरीके से, जिस तरीके से इसको बदनाम किया गया या जिस तरीके से बोला, तो हमारे पूरे प्रदेश की जनता, मैं इस बात को भी मानता हूं। हाँ, पूरे प्रदेश की बोली है, लेकिन जाट कुछ ज्यादा ही बोला है। तो ऐसा है कि जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, अब शांति का माहौल हो रहा है और उसके अंदर हर किसी का योगदान है। जवाहर जी भी इस बात के गवाह हैं और परवीन अत्रे साहब भी इसके गवाह हैं। हमारी प्रतिक्रिया, ये बयानबाजी का दौर साहब कब खत्म होगा? क्या इस पर अब रोक नहीं लग जानी चाहिए? जांच हो, वो कोई दोषी हो, किसी कम्युनिटी से हो, किसी पार्टी से हो, कार्रवाई हो उसके ऊपर। देखिए, बिल्कुल रोहित, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब भी हम प्रदेश के हितों की आवाज पुरजोर ढंग से उठाते हैं तो सत्ता पक्ष हमेशा एक बात बोलता है, देखिए साहब आईएनएलडी साहब, देखिए साहब आईएनएलडी का व्यवहार, साहब आईएनएलडी इसी तरह से लोगों की आवाज उठाती रहेगी, इसी तरह से बात करती रहेगी, क्योंकि हमें प्रदेश के हित प्यारे हैं। अब दूसरी बात आती है, देखिए हमने बार बार मांग की है, हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया, उसमें भी मांग की, हमने सरकार को भी कहा कि साहब इसकी न्यायिक जांच करवाइए, किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी न्यायिक जांच करवाइए, जिससे कि सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आ सके। लेकिन सरकार उससे बचने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है तो जवाब सरकार दे सकती है। दूसरी बात, देखिए प्रदेश के अंदर शांति का माहौल रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल जिला स्तर पर सर्वजातीय सभाएं कर रही है। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन भाई अभय सिंह चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा हर जिले में जा रहे हैं, लगातार सभाएं हो रही हैं, सबसे रिक्वेस्ट प्रार्थना हो रही है कि शांति बनाए रखे, भाईचारा बनाए रखे, ये एक दायित्व है जी। और दूसरी बात रोहित, एक बात और, लेकिन यहां पे हो क्या रहा है? देखिए बयानबाजी कौन कर रहा है? एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी आश्वासन देते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि साहब मरने वाले को 10 लाख रुपए दिया जाएगा। उसके बाद इन्हीं के पार्टी के कर्णदेव कंबोज वो बयान देते हैं, साहब आरक्षण 50% ज्यादा कैसे हो सकता है। फिर कृष्ण बेदी जी निकल के आते हैं। यहाँ पर अत्रे साहब, जवाहर जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी तमाम बातों पर, छोटी सी प्रतिक्रिया देते हैं। अब देखिए किस तरह से माहौल को फाइनल कमेंट के लिए चलेंगे सब मेहमानों के पास। जवाहर जी क्या कहेंगे अत्रे साहब ने जो तमाम बातें कही? जवाहर जी पूरा क्लेरिफाई करना, मेरी आपसे विनती है, जो सरकार की पॉलिसी है प्लीज वो ऑन एयर सबको बताना प्लीज। लोकतंत्र में हर राजनीतिक पार्टी अपनी बात कह सकती है, अगर उसका व्यवहार ठीक हो कहना चाहिए, किसी को परहेज नहीं है। मेरे मित्र ने जो इशारा किया, जब मुझे एंकर ने डिबेट के लिए कहा बोलने के लिए, तब ये बीच में आ रहे थे, तो इसमें निश्चित रूप से गरिमा है, डिबेट की भी गरिमा है। जहां तक बात हो रही थी कि नेताओं के बड़बोलेपन की, नेताओं की गलत बयानबाजी की, अनिल विज जी ने कहा किसी को भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, इससे हम सब सहमत हैं। पर चाहते अनजाने में हम फिर वो कर रहे हैं। अगर परवीन अत्री जी ये कोट कर रहे हैं कुछ नेताओं को, तो ये मान के चलिए जो बात बंद होनी चाहिए उसको दोबारा पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। यानी कि जिस चीज पर हम सहमत हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने मुख से न कह के दूसरे नेताओं को कोट करके कर वही रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा है रोहित, नेता इनकी पार्टी के, इनको चाहिए लगाम लगाना। राजकुमार सैनी जी के ऊपर आज तक लगाम ये नहीं लगा सके, उंगली हमारी तरफ उठा रहे हैं। अरे साहब हम तो आपको आईना दिखा रहे हैं, आप उस आईने को देखिए, ठीक है संभालिए अपने नेताओं को। राजकुमार सैनी जी बिल तो हमारे ऊपर फाड़ रहे हैं, भला चाहते हैं तो साहब उसका नए बयान देखोगे तो बिल तो हमारे ऊपर फाड़ रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह ने बोला, कैप्टन अभिमन्यु जी ने बोला, वो तो हमारे जो मंत्री हैं, हम जिस कास्ट से आते हैं, जो अभिमन्यु जी, धनखड़ जी, जो वीरेंद्र जी, उनके ऊपर बिल फाड़ रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा, उनके बयान चेक करिए। वो तो देखिए, जवाहर जी से मेरी विनती है, जरा
कृपया उसको देखिए, फिर वो माहौल खराब करने की फिर उस लाइन वही डायरेक्शन। चलिए अब हम बिल्कुल चर्चा के आखिरी दौर में फाइनल कमेंट के लिए हम लोग चलेंगे। रण सिंह मान साहब, आपका फाइनल कमेंट। अब इस स्थिति को, इस माहौल को कैसे दुरुस्त हो, इसके लिए बातों के अलावा हमें एक्ट भी करना होगा। क्या कहना साहब आपका संक्षेप में आखिर में? देखिए, जो डरावनी स्थिति बनी वो उस पर आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। जहां आंदोलनकारी बैठे थे वहां जो भी वाहन रुके, किसी के साथ कोई बदतमीजी, बदमगजी, लूट की वारदात नहीं हुई। फैक्ट है ये। और ये बहुत ही हैरानगी की बात है कि जब आगजनी हो रही थी, लूटपाट हो रही थी, दुकानें तोड़ी जा रही थी, मैंने किसी न्यूज़पेपर में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये नहीं सुना कि प्रशासन ने या पुलिस ने, जिसकी जिम्मेवारी थी, किसी एक भी लुटेरे को, दुकान तोड़ने वाले को, आग लगाने वाले को गोली तो दूर डंडा भी मारा हो। तो इससे बड़ी मतलब, क्योंकि शासन की विशेष जिम्मेवारी है कि ऐसे लोगों की भी तो ये स्थिति क्यों आई और इसके लिए कौन दोषी है, इसका आकलन होना चाहिए। ये आपका कहना है, इसका आकलन होना चाहिए। माफी के साथ मान साहब रोकना पड़ रहा है आपको, मेरे पास वक्त की जिम्मेवारी है अपने प्रशासनिक अधिकारियों से, उनसे काम लेने की उसकी क्षमता में कमी है। जवाब यही तय होनी चाहिए। ये सारी बातें जो पहले होगी उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो लैप्सेज रहे, जो कमियां रही, ताकि हरियाणा के लोग उसमें उसको फिर से ये न दोहराई जाएं। ठीक है मान साहब, माफी के साथ रोक रहा हूं मान साहब, वक्त कम है। प्रवीण अत्रे साहब बिल्कुल संक्षेप में फाइनल कमेंट क्या कहेंगे आप? वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का यदि सीटिंग जज न्याय जांच करेगा तो निश्चित रूप से सबको तसल्ली होगी। देखिए रोहित, और जो दोषी सरकार इस पूरे मामले की पता लग जाएगा। जब तक न्यायिक जांच नहीं करवाएगी तो जो असली चेहरे हैं वो जनता के सामने नहीं आ पाएंगे। जिस तरह से एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी को जांच का काम सरकार ने सौंपा, साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर सरकार वाकई ही चिंतित है, सरकार वाकई चाहती है कि दोषियों के चेहरे प्रदेश की जनता के सामने आए, किन लोगों ने साजिश की वो जनता के सामने आए, तो क्यों नहीं सरकार न्यायिक जांच करवाती? न्यायिक जांच की बात आप कर रहे हैं अभी सरकार को। सुखबीर हुड्डा साहब, आपकी प्रतिक्रिया आखिर में क्या कहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं रोहित जी, हमारी तो मांग एक ही है कि सरकार मुआवजे के तौर पर सबको बराबरी के तौर पर देखे, और जो घोषणाएं की है, जो उनके मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री जी, हमें किसी की नीयत पर शक नहीं है, हम उनका ऑनर करते हैं, सम्मान करते हैं, जो घोषणा उसका पूरी करें। एक आखिरी बात, एक हमारे समाज के अंदर एक रोष है, सरकार ने आईजी को सस्पेंड कर दिया, 2 डीएसपी सस्पेंड कर दिए, लेकिन सीटिंग एसएसपी सौरभ सिंह को छोड़ दिया, तो उसका एक बड़ा गलत मैसेज है। रातों रात शशांक आनंद साहब को बुला, उन्होंने संभाला, उसको क्यों बख्शा गया? मैं जवाहर जी, इसका भी एक रोष है, थोड़ा जांच करवाइएगा। ठीक है जवाहर यादव साहब, क्या कहेंगे आखिर में? आपका फाइनल कमेंट। तमाम लोगों ने अपनी बात रखी, क्या कहेंगे आप सरकार की तरफ से? देखिए, जैसा मान सिंह जी ने कहा कि कुछ लोगों को नहीं पकड़ा गया, तो लगभग 1800 के आसपास एफआईआर हो गई है और लगभग 200 के आसपास लोग पकड़े गए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में है। एग्जैक्ट फिगर नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, नंबर 1। दूसरा, आज भी हो क्या रहा है, अभी हमारे हुड्डा साहब कह रहे थे कि भाई हमें मुआवजा नहीं मिला, परंतु व्यापारियों को मुआवजा देना शुरू कर दिया। तो उनका कहना यह था कि भाई सबको मुआवजा मिले। उनकी भावनाओं को मैं समझता हूं कि जिसको भी, किसी भी व्यक्ति के साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए था, परंतु यहां माहौल कैसे बिगाड़ा जा रहा है। अबे चौटाला जी ये कहते हैं कि ये कोई मुआवजा है, अभी तो केवल 12 करोड़ रुपए दिए हैं। अरे जैसे मैं अपनी बात पूरी करूं, मैं अपनी बात पूरी करूं। देखिए ये फिर बीच में आ गए, ये फिर बीच में आ गए अपनी मंत्री जी। मतलब ये दोहरा चरित्र है। और दूसरा क्षमता का दूसरा तो कैसे सहेंगे भाई? दूसरा, ऑडियो में जो बातचीत हो रही है उसमें एक राजनीतिक पार्टी का नाम भी आ रहा है, एक स्टूडेंट विंग का भी नाम आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, जो भी दोषी होगा किसी भी कीमत पर उनके चेहरे सामने आएंगे, हम डिमांड कर रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जो हरियाणा के 2.5 करोड़ बीच में आकर डिस्टर्ब करते हैं, फिर कहेंगे मुझे कहा जाता है कि रेलवे ऐसा क्यों करती है। आप यहाँ पे ये आईएनएलडी का व्यवहार है, ये हरियाणा के लोग देखे, मैं कहूंगा जी ये आईएनएलडी का व्यवहार है, इनको दिक्कत होती है। और जब ये बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था, अब यही आईएनएलडी का व्यवहार है, मैं करूं क्या? जवाहर जी वक्त कम है, संक्षेप में अपनी बात पूरी करें। एक प्रतिक्रिया राजीव जी से भी लेनी है। अब ये विपक्ष में रहते हुए भी ऐसा करें, मैं ऐसे
जवाहर जी, आपने 2 डीएसपी सस्पेंड किए, आईजी सर, सस्पेंड अपना किया, काम एसएसपी के करेगा। बारे में कुछ जवाहर जी से बताइए। एक फाइनल कमेंट। जवाहर जी बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात पूरी करें, मुझे राजीव जी के पास जाना है, वक्त बहुत कम है। और कानून नहीं, अगर अपना काम कर रहा होता, अगर आप मैं वाकई ये ही कह रहा चिंतित होते तो मैं प्रदेश ये- के हालात ना भी अब ये परवीन जी बोलने नहीं देंगे तो आप डिबेट कैसे किस तरह होगी? से बात कर रहे हैं? अब अगर ये आप वाकई डिबेट चिंतित अगर ये होते, करने नहीं तो देंगे। प्रदेश के हालात ऐसे बन जाते। अब ये अच्छा साहब, डिबेट अच्छा करने साहब, नहीं बोलने देते हैं, एक बार देंगे। सुन जो लेते हैं। अहंकारवादी चेहरा है, जो इनका सामंतवादी चेहरा है, वो लोकतंत्र में रोकेंगे। देखिए, अब ये बोलने नहीं हाँ जी, हाँ, देते। सुनिए। यही तो सामंतवाद है जो हम कहते हैं कि हरियाणा के लोगों ने बड़ी मुश्किल से 15 साल से सामंतवाद से मुक्ति दिला रखी है। ये व्यवहार नहीं आपने बदला। हरियाणा चला दिया। अब ये केवल व्यवहार इसलिए नहीं आपने बदला हरियाणा इनका। को चलाया है। अब ये बोलने नहीं देते, आपकी कैसे सोच है। डिबेट करेंगे? अगर मान सिंह जी मेरी बात सुनते हैं, मैं उनकी बात सुन सकता हूं, मैं परवीन जी की बात सुन सकता हूं, तो ये क्या डिबेट का तरीका? नहीं, लेकिन मैं अगर ये झूठे कह रहा हूं तर्क कि देंगे, हरियाणा तो के क्या होगा 2.5 करोड़ लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि किसी के साथ भी अनजस्टिस नहीं होगा। चलिए, अन्याय कोई किसी के दोषी साथ नहीं होगा, छोड़ा ये आपका जाएगा। कहना है, जवाहर जी। किसी भी व्यक्ति के 2.5 करोड़ लोगों में से कोई व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा कि सरकार ने हमारे साथ गलत किया। ठीक बिल्कुल है, ठीक। राजीव पांडे साहब, अन्याय आपका किसी के फाइनल साथ कमेंट नहीं क्या होगा। कहेंगे आखिर में आप? राजीव पांडे साहब बता सकते हैं। 2.5 करोड़ लोगों में ये न्यायिक दोषी जांच की बात बचेगा क्यों नहीं। मानेंगे? 35,000 करोड़ रुपए का जी, नुकसान राजीव पांडे हुआ, साहब। 12 करोड़ के मुआवजे की बात करके पीठ रोहित थपथपा जी। रहे हैं। जी। ये चेहरा है। रोहित जी, मैं ये अंतिम कहना रात है चाहूंगा वो, अंतिम रात। कि अभी अनिल विज जी के बयान का हवाला दिया जवाहर यादव जी ने, तो अनिल विज अगर कह रहे हैं और अच्छी बात कह रहे हैं, उसको सब लोग अगर सुन रहे हैं, उसको जवाहर जी को भी सुनना चाहिए। लोगों को भरोसा नहीं है तो अनिल विज खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम सीबीआई जांच भी करा सकते हैं, न्यायिक जांच भी करा सकते हैं। तो सरकार अगर न्याय करना चाहती है तो ठीक है, इसमें न्यायिक जांच की बात मान लेनी चाहिए। दूसरा जो एतराज है लोगों का, वो ये है कि हम निर्दोष लोगों का ध्यान रखेंगे, उनको मुआवजा देंगे। उसी बात के साथ सुखबीर हुड्डा जी की चिंता जाहिर हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से अविश्वास फैला है लोगों में कि कहीं ना कहीं हम किसी एक वर्ग को ही इसके लिए दोषी ठहराने लगे हैं। लेकिन इस टाइम जरूरत है कि हम इन सब बातों से ऊपर उठ के, आप देखिए हरियाणा में के ऊपर बाहर के लोगों का कितना भरोसा है। हमारे शहर गुड़गांव में हैपनिंग हरियाणा पहली बार आयोजित होने जा रहा है। भारी संख्या में उसमें निवेशक इतना सब कुछ होने के बाद भी भरोसा बनाए हुए हैं। उसी तारीख पे वो आयोजन होने जा रहा है। वो आयोजन किसी एक सरकार का नहीं है, ये पूरे स्टेट के भले के लिए है। अगर ठीक ये है राजीव सफल जी, होता है राजीव जी तो माफी के पूरे साथ रोकना हरियाणा पड़ को रहा है इससे आपको, फायदा वक्त होना वक्त है। खत्म हो गया बड़ी इस- बहस का। इसलिए लेकिन मैं आखिर में इतना चाहूंगा- जरूर कहूंगा कि बड़ा सवाल यही है कि अब इस बयानबाजी से हटकर पूरे हरियाणा के बारे में सोचें, क्योंकि राजनीति तभी होगी जब ये प्रदेश होगा, और ये प्रदेश तभी होगा जब हम सब लोग मिलकर इस हरियाणा को दोबारा से उसी रास्ते पर ले जाएं जिस रास्ते के बारे में यूं कहा जाए जिसके लिए हरियाणा जाना जाता था। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुखबीर हुड्डा साहब आपका शुक्रिया, राजीव पांडे साहब आपका शुक्रिया, रण सिंह मान साहब आपका शुक्रिया, जवाहर यादव साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रवीण अत्रे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।